scheduled tribes in Goa, madam. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कंस्टिट्यूंसी ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, वर्तमान विधेयक का संबंध मुख्यतः अपने हमारे संविधान के आर्टिकल 3T2 से है। आर्टिकल 332 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को विधानसभा में रिजर्वेशन की बात करता है। गोवा विधानसभा में अब तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन अब तक नहीं मिल पाया है। इस विधेयक को लाने का मुख्य कारण और मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा में 1,49,275 थी, जबकि वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार मात्र 566 थी। पॉपुलेशन की वृद्धि के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इतनी बड़ी संख्या वाले पॉपुलेशन को गोवा विधानसभा में निश्चित रूप से रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। महोदय, हमारे भारतीय संविधान के महान शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनीतिक आयामों के बीच अंतर स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का गठन 2026 तक फ्रोजन किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अनुसार अगला डिलिमिटेशन कमीशन का काम तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते हैं। महोदय, गोवा में नए समुदाय जैसा कि कुनवी, गावड़ा और वेलिप को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी में शामिल किया गया था। इससे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसलिए आवश्यक हो गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया जाए कि वह द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कंस्टिट्यूंसी ऑर्डर 2008 और रीएडजस्ट द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ गोवा में अमेंडमेंट करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इस बिल के पास होने से गोवा में अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में इफेक्टिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगा। महोदय, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कल्याण के लिए देश की वर्तमान सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और परम आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी SC/ST के कल्याण के लिए एक पहचान बन गए हैं। हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में SC/ST को मुख्य धारा में लाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो कि बिहार में दिखता है। इस बिल पर अपनी बात रखते हुए मेरा यह एक सुझाव है कि ST/ST बच्चों को IIT, एम्स, NITs और देश के हायर एजुकेशन में हायर इंस्टीट्यूशन में आत्महत्या करने से रोका जाए। इसके पीछे छिपे कारणों को गंभीरता से संज्ञान में भी लिया जाए। महोदय, वर्ष 2023-24 के आंकड़े अध्ययन करने से पता चलता है कि हम सस्टेनेबल डेवलप गोल्स में उसको अचीव करने में भारत कई देशों से आगे है। गरीबी घटी है और सरकार SC/ST की विकास को प्रायोरिटी पर रखा है। नीति आयोग ने वर्ष 2017 में यह प्रपोज किया था कि SC/ST के ऊपर खर्च करने वाली बकाया धनराशि केवल ST/ST पर ही खर्च की जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से प्रिंसिपल अप्रूवल भी लिया गया था, लेकिन मैं इस सदन आपके माध्यम से इस सदन का संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में 9,818.24 करोड़ रुपए बिना खर्च किए लैप्स हो गए। उसी प्रकार वर्ष 19-20 में 11,042.26 करोड़ रुपए, 2020-21 में 19,922.35 करोड़ रुपए और 2021-22 में 16,942 करोड़ रुपए और वर्ष 22-23 में 13,961.54 करोड़ रुपए बिना खर्च किए लैप्स हो गया। मेरा सुझाव है और मेरा निवेदन है कि बिना खर्च किए गए लैप्स रुपयों को नीति आयोग के द्वारा सुझाए गए नियमों के अनुसार ST/ST के कल्याण पर ही खर्च किया जाना चाहिए और खर्च किया जाए। महोदय, मैं
इन्हीं शब्दों के साथ और अपनी इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद महोदय। श्रीमती सुप्रिया चुल्ले जी। Thank you, sir, very much for giving me an opportunity on behalf of the NCP.